अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस एकेडमी। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 के बुक के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारे 5 ईयर के एमसीक्यूज नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर, जो नंबर हमें दिए गए हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी है। इसके 2-3 रूल होते हैं, अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 23.023। तो 23.023 में हमारे पास पॉइंट है। पॉइंट से पहले बेसिकली हमने देखना होता है कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 2 है, 2 एक नंबर है ऑब्वियसली, और पॉइंट से पहले है। पॉइंट से पहले कोई भी नंबर आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, भले ही उसमें 0 हो या 2 हो। सिर्फ अगर 2 आएगा तो वो नहीं हो सकता, वरना अगर हमारे पास 2, 3 और अगर 0 होता तो ये पॉइंट अगर यहाँ के बाद आता तो ये तीनों नंबर कहलाते सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास अभी फिलहाल 2 है तो हम लोग यहाँ से गिनेंगे 2, 1, 2 एंड पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद हमने देखना है कि 0 आ रहा है। पॉइंट के पास 0 आ रहा है, लेकिन उससे अगला नंबर हमारा नंबर है। अगर नंबर है तो हम इस 0 को भी गिन लेंगे साथ, 3 एंड 4 एंड उसके आगे देखेंगे अगला क्या है चीज़ है, अगला नंबर है तो उसको नंबर भी काउंट करेंगे, देन वो हो जाएगा 5। तो हमारा इसका आंसर क्या निकला, 5। अगर ये यहाँ पे इस केस में ये होता कि यहाँ पे 0 होता और उसके आगे भी 0 होता तो हम यहाँ तक तो गिनते, तीन नंबर तो गिनते। इसके बाद पॉइंट देखते, पॉइंट के आगे 0 था। अगर इस 0 के आगे कुछ और होता तो हम इस 0 को भी गिनते, उस नंबर को भी गिनते, लेकिन हमारे पास 0 के आगे 0 था तो यहाँ पे हमारी कोई भी चीज़ नहीं गिनी जाएगी। 3 के बाद हमारे पास फर्ज करें 0 हो जाता तो हम फिर क्या करते, हम इनको गिनते। इसके आगे देखते नंबर है, नहीं है। इसके आगे देखते नंबर है, हाँ है। तो हम फिर क्या करते, इन तीनों को नंबर को गिनते, ये 6 हो जाते सिग्निफिकेंट फिगर। देन उसके बाद हम देखते हैं कि 0 है, उसका कोई नंबर है, नहीं है। तो हम इस 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 0 हमारे पास इस नंबर में नहीं होता। तो पहले नंबर का हमने निकाल लिया है, हमारे पास आ रहा है 5। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट नंबर हमारे पास मौजूद है 0.0003। 0.0003 का मतलब है कि यहाँ पे इससे पहले हमारे पास पॉइंट से पहले 0 है, लेकिन पॉइंट से पहले कोई आगे कोई नंबर नहीं है। तो हमने, जैसे मैंने पहले पहले भी रूल बताया था कि यहाँ पे जो नंबर होगा तो हम गिनेंगे। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम इसको नहीं गिनेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है इस नंबर के अंदर। देन उसके आगे हम लोग चलेंगे, 0 है, 0 के आगे नहीं है, उसके आगे चलेंगे 0 है, नहीं है, उसके आगे चलेंगे 0 है, ये भी काउंट नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 काउंट होगा। इसमें सिग्निफिकेंट क्या है, सिर्फ 3 है। क्योंकि ना इनसे पहले वन है कोई नंबर है, ना इनके बाद कोई नंबर है, सिर्फ इसके अंदर 3 काउंट होगा, 3 कहलाता है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है इसके इक्वेशन में। अगर यहाँ पे हम 1 लगा देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। सिग्निफिकेंट शुरू हमेशा एक नंबर से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे शुरू हो रहा है 2 से, तो हमने जितने भी 2 से लेके आखिरी नंबर जितने सिग्निफिकेंट फिगर थे हमने वो काउंट कर लिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 0 है तो उसके बाद हमारे पास सारे 0 हैं। जब तक हमारा पहला नंबर नहीं आता तब तक हमारी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो शुरू नहीं होती और काउंटिंग हमारी शुरू नहीं होती। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करके अगर यहाँ पे ये इस तरह 001 कर देते तो फिर ये हो जाता क्या, 4। तो फिलहाल हमारे पास ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। देन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं, कंफ्यूज कर देंगे वरना ये यहाँ पे ये हमारे पास 1 हो गया। और उसके बाद हमारे पास है 2.1 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर 3 हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब कि ये जो नंबर था इसको हमने शॉर्ट करके लिखा है, यानी कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं था, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, तभी हमने शॉर्ट करके इसको पावर की फॉर्म में लिखा है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या नंबर आ जाएगा, पॉइंट से पहले वाला नंबर इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के बाद क्या है, 0 नहीं है, क्या है, 1 है। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 एंड 2। तो हमारा जो आंसर हमने कैलकुलेट करा वो आ गया हमारे पास 2। तो इक्वेशन हमारा जो आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना 5,1,2। और जिसका जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है ए ऑप्शन हमारा इसमें ये बना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो बोल रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट कौन सा एलिमेंट जो हमारे पास चारों ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री यानी सेकेंडरी कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, कि बेसिक एलिमेंट नहीं है। वो हमारे पास सीधा सीधा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, जो कि हमारे पास सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल जो है वो हमारा सप्लीमेंट्री सेकेंडरी यूनिट होता है, ना कि फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद आगे चले जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 के अंदर वो बोल रहे हैं सॉलिड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास अगर हम इसमें जाएं तो हमारे पास सेकंड किसका होता है, टाइम का होता है। हमारे पास किलोग्राम किसका होता है, मास का होता है। कैंडेला ल्यूमिनोसिटी लाइट की मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो लाइट को जब मेजर करते हैं तो ल्यूमिनोसिटी में करते हैं, कैंडेला में करते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें, स्टार्डियन। स्टार्डियन सिर्फ यूनिट बचा है जो कि हमारा सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टार्डियन।
उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, वो बोल रहे हैं द क्वांटिटी ऑफ हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात हो, सिस्टम यूनिट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें मैट्रिक्स हो गया, जिसमें हम लोग केजी, सेकेंड्स एंड मीटर्स के अंदर किलोमीटर्स यूज़ करते हैं, मीटर्स यूज़ करते हैं, ये होता है। उसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट है जिसको हम लोग, जिसमें हम लोग जैसे कि हम लोग उसमें फुट यूज़ करते हैं, सेकंड ही रहता है उसमें भी, और फिर हम लोग किलोमीटर की जगह माइल्स यूज़ करते हैं, और इसी तरह से एलबी यूज़ करते हैं वेट के लिए। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट है, लेकिन इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? वेट के यूनिट नहीं सेम रहते, मास के यूनिट सेम नहीं रहते, लेंथ के यूनिट सेम नहीं रहते। हमारे पास किसका यूनिट सेम रहता है? वो है सेकंड का, जो कि यूज़ होता है किसके लिए? टाइम के लिए। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही होगा, टाइम। देन हम लोग चलते हैं 5 के ऊपर। 5 के ऊपर हमारे पास बोल रहे हैं द रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, कॉमन सेंस वाली बात है। टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, measuring the quantity with more than one instrument, eliminating the cause, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि हमारे ऑप्शन ए में वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी रीडिंग लेंगे हम लोग, जैसे बहुत सारी किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेंगे, रीडिंग लेंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे, तो हमारा जो है रैंडम जो एरर है, रैंडमनेस जो एरर की है, कि वो आंसर हमारा बहुत ज़्यादा रैंडम आ रहा है, वो एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में वो बोल रहे हैं मेजरिंग द क्वांटिटी विद एक और इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कर लें। अब ये सेंस नहीं बनता, क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज़ वेट कर रहे हैं, उसके अंदर रीडिंग, वेट की रीडिंग ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसको अगर हम वेट मशीन के अलावा हम किसी भी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वेट के एलिमेंट से कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एलिमिनेटिंग द कॉज वही तो हमने निकालनी है, तो बिल्कुल ही एक बिल्कुल एक स्टूपिड सा ऑप्शन हो गया। उसके बाद तो डी भी हमारे पास नॉर्मल सी बात है, जो है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। दूसरा तो हमारे पास सेंस बनाता है, वो है ऑप्शन ए, टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, तो उसकी जो रैंडमनेस है, उसकी जो बहुत सारे डिफरेंट आंसर हैं, उनका एक कॉमन आंसर निकल जाता है, जो कि एवरेज कहलाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है 6 के अंदर वो बोल रहे हैं सिस्टमैटिक एरर कैन बी। सिस्टमैटिक एरर बोल रहे हैं किस चीज़ में हो सकता है? सिस्टमैटिक एरर हमारे पास आइदर पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, या सिर्फ और सिर्फ जीरो वैल्यू हो सकती है। तो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग अगर रॉन्ग करते हैं, तो उसकी रीडिंग कभी कभी आपने देखा होगा कि नेगेटिव में भी चली जाती है। हालांकि पॉसिबल नहीं हो सकता, वेट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेकिन वो किस में चला जाता है? नेगेटिव में चला जाता है। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो हमारा सिस्टम होता है, जिससे हम मेजर कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव में चला जाता है। तो हमारे हमारे पास ऑप्शन बना रहा है सेंस सबसे ज़्यादा, वो है ए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी ये हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा समझने वाला है, वो बोल रहे हैं एम एल टी माइनस स्क्वायर इस डायमेंशनल फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला? इस तरह से आप हर ऑप्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। फोर्स कैसे होती है? तो हमारे पास की एक्सप्लेनेशन ये है कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलेरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? हम जो उसको डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर क्या है, उसका यूनिट होता है एम। एम का मास का एम ही रहता है। उसके बाद एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन किस चीज़ का होता है? एक्सलेरेशन हमारे पास बेसिकली लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर होता है। टाइम, जो दो टाइम के बीच में रीडिंग ली जाती है एक्सेलरेशन की, तो उसके इसलिए इसकी वैल्यू होती है t2। t2 जो हमारे पास, जब हम उसको ऊपर लेके आते हैं, हम लोग उसको एक जब उसको ऊपर लेके आते हैं, तो हमारे पास वो बन जाता है एम एल टी माइनस टू, क्योंकि वो अपॉन से ऊपर आया है, इसलिए माइनस टू होता है। तो ये इसका आंसर बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में बोले विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन। तो इनमें से कौन सा पेयर है जिनकी जो डायमेंशन होती है, यानी कि जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा है एम एल टी माइनस टू स्क्वायर, इस तरह से इनमें से किसका जो है वो सेम होता है आपस के अंदर? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, इम्पल्स एंड मोमेंटम, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। इसमें कोई बेसिक बात नहीं है, आपको बहुत सारे इसमें से 8 फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, देन कंपेयर करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है सी, जो कि है इम्पल्स एंड मोमेंटम। जिसका सीधा सा आंसर है इम्पल्स एंड मोमेंटम। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में बोले डिपेंडेंट वेरिएबल इज। हमारे पास वो बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कॉज होता है, इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, या रीजन होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास इफेक्ट होता है, क्योंकि किसी भी चीज वो डिपेंड कर रहा है किसी भी और वेरिएबल पे। किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई और वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो वो फिर दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक चीज चेंज होने से दूसरी चीज को इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या क्या कहलाएगा? इफेक्ट कहलाएगा। वो इफेक्ट इसका सही आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 के अंदर वो बोल रहे हैं कि
डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज ऑफ, एक उन्होंने आपको बता दिया है, देन वो बोल रहे हैं कि दूसरा ढूंढना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 mv² और वर्क का हमारे पास होता है फॉर्मूला F/d। देन हम लोग इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास सीधा सीधा अगर डायमेंशनल फॉर्मूला कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा m, एंड जो v होता है हमारे पास L/T। L/T का मतलब क्या हुआ हमारे पास L और उसके पास स्क्वायर लगा हुआ है तो L²/T² हमारे पास ये बनेगा। तो दूसरी तरफ भी हमारे पास यही बनना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पास कैसे बनेगा हमारे पास कि हमारे पास D का सीधा सीधा क्या हो जाएगा कन्वर्ट L के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी भी निकाला था कि वो क्या था mL/T²। T-2 था तो यानी T/2/T² था, तो ये जो L है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमारे पास कन्वर्ट क्या हो जाएगा वो mL²/T²। तो ये दोनों हमारे पास बराबर होते हैं। इसके अंदर हमारा आंसर क्या निकला, वर्क, जो कि है ऑप्शन सी। तो हम लोग लिखेंगे सी, वर्क। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज, बुक के एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारी ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी और इसके अंदर हम लोग तमाम चैप्टर्स के बुक के एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज है जिसके अंदर हम लोग 5 ईयर के पास पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप दोनों प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।